सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। अमेरिका यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना। कहा, भारत को अवसरों की भूमि, विश्वसनीय सहयोगी और एक वैश्विक नेता के तौर पर करेंगे पेश। ह्यूस्टन में ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी अमेरिकी कंपनियों के प्रमुखों के साथ बैठक आज। 22 सितंबर को राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हाउडी मोदी इवेंट में होंगे शामिल। न्यूयॉर्क में 24 सितंबर को राष्ट्रपति ट्रंप से द्विपक्षीय मुलाकात और 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन का है कार्यक्रम। भारतीय पासपोर्ट धारक एनआरआईज को अब आधार कार्ड बनवाने के लिए नहीं करना होगा 180 दिन का इंतजार। प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा से ठीक पहले केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। अब भारत पहुंचने पर अनिवासी भारतीय तुरंत बनवा सकेंगे अपना आधार कार्ड। होटल वाहन उद्योग को जीएसटी में राहत। समुद्री नौकाओं के ईंधन, ग्राइंडर, इमली और कुछ विशेष किस्म के रक्षा उत्पादों पर भी छूट का ऐलान। कैफीन वाले पेय पदार्थ होंगे महंगे। नई दरें 1 अक्टूबर से लागू। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के साथ आधार लिंक करना होगा जरूरी। चुनाव आयोग की आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव तारीखों का हो सकता है ऐलान। हरियाणा में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 2 नवंबर, जबकि महाराष्ट्र की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 9 नवंबर को हो रहा है पूरा। और पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता सम्मान की शुरुआत। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। राष्ट्रीय एकता और अखंडता में योगदान के लिए किसी व्यक्ति या संस्था को मिलेगा सम्मान। पिछले साल राज्यों के पुलिस प्रमुखों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हफ्ते भर के दौरे पर अमेरिका रवाना हो चुके हैं। करीब 1 हफ्ते की अमेरिका यात्रा के दौरान वो हाउडी मोदी समेत कई प्रमुख कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यात्रा पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस दौरे से भारत और अमेरिका के संबंधों में और मजबूती आएगी। उन्होंने कहा कि इस दौरे से भारत को अवसरों की भूमि, विश्वसनीय सहयोगी और एक वैश्विक नेता के तौर पर पेश किया जाएगा। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि ऊर्जावान शहर ह्यूस्टन में कार्यक्रमों से हमारे संबंधों को और ज्यादा ऊर्जा मिलेगी। उन्होंने कहा कि हाउडी मोदी कार्यक्रम भारत अमेरिका रिश्तों में एक नया मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हमारे साझा मूल्य, परस्पर हित और आपसी ताकत के कारण दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र के बीच स्वाभाविक साझेदारी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस यात्रा में दुनिया के कई महत्वपूर्ण नेताओं के साथ मिलने का समय मिलेगा। भारत वहां प्रशांत द्वीप देशों के अलावा कैरिकॉम समूह के नेताओं की मेजबानी भी करेगा। उन्होंने बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के प्रति भी आभार जताया, जिन्होंने गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए अवार्ड की घोषणा की है। – 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहली अमेरिका यात्रा है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां दुनिया के नेताओं के सामने बदलते भारत की तस्वीर पेश करेंगे, वहीं इस दौरान अमेरिका के साथ व्यापार को और सुगम करने के लिए भी एक खाका बनाया जाएगा। रणनीतिक रूप से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को काफी अहम माना जा रहा है। अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे अहम पड़ाव टेक्सास प्रांत के ह्यूस्टन शहर में होगा, जहां वे 22 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ शिखर वार्ता करेंगे और दोनों नेता प्रवासी भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच इस तरह का यह पहला आयोजन होगा, जिसमें खास बात यह भी है कि इसमें अमेरिका के विपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता भी मौजूद रहेंगे। We are delighted that President Trump of the United States, as well as the senior Democratic leadership of the United States, will also be at this event. This includes several elected congressional representatives from both parties. And I think their presence there reflects the high standing and influence of the diaspora in the United States,
and the bipartisan support that Indo-US relations enjoys in the political leadership of the United States. ह्यूस्टन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए कई अहम घोषणाएं करेंगे। खासकर व्यापार को बढ़ाने के लिए एक नए रोड मैप की घोषणा भी हो सकती है। The objective of this is to get feedback from industry about their business plans in India and to demonstrate government's business-friendly approach in attracting investment into India. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 सितंबर को दोपहर बाद टेक्सास पहुंचेंगे। उसके बाद अमेरिका के ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े बीपी, एक्सन मोबिल, हमबर्गर और बेकर ह्यूग्स जैसे उद्योगपतियों के साथ राउंड टेबल में शरीक होंगे। इस बैठक के बाद दोनों देशों के निजी क्षेत्र के बीच कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर की उम्मीद है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार में इससे एक नए आयाम की शुरुआत भी होगी, जिसमें नए सिरे से निवेश के अवसरों पर चर्चा होगी। 25 सितंबर को भी प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क में ब्लूमबर्ग ग्लोबल बिजनेस फोरम में शामिल होने के अलावा लॉकहीड मार्टिन, वॉलमार्ट, बैंक ऑफ अमेरिका जैसी दुनिया भर में फैली अमेरिका की 40 कंपनियों के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। Energy, of course, is a major new component in the Indo-US trade mix. We import approximately $4 billion worth of oil and gas from the United States. And this interaction that Prime Minister will have with the energy majors in the United States is essentially not only to show that we are an important market, but also to discuss investment and other possible opportunities in the economic area. व्यापारिक मुलाकातों के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा के आखिरी दिन यानी 27 सितंबर की सुबह संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। महासभा के अपने संबोधन में नए भारत के विजन, बदलते महत्वाकांक्षी भारत की तस्वीर और बदलती दुनिया में भारत के संभावित योगदान पर जोर डालेंगे। आतंकवाद उनके भाषण का एक अहम हिस्सा होगा, लेकिन अनुच्छेद 370 का जिक्र संबोधन में नहीं होगा। The view that it is important to play the role that is expected of India in shaping the global agenda on many of these issues, both political and socio-economic. And in this context, the Prime Minister will again reiterate a position that India has been saying for some time, and that is multilateralism is at the center of global politics. It should remain so. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से भारत में स्वच्छता अभियान के लिए ग्लोबल अवार्ड दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और आतंकवाद पर सम्मेलनों को भी संबोधित करेंगे। साथ ही महात्मा गांधी की 150वीं जयंती की याद में भारत की मदद से संयुक्त राष्ट्र परिसर में गांधी सोलर पार्क का अनावरण भी करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री कई बहुपक्षीय और द्विपक्षीय वार्ता में भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान भारत के उपलब्धियों पर प्रकाश डालेंगे और किस तरह भारत दुनिया के विकास और दुनिया में शांति में सहयोग की भूमिका अदा कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया को यह बताएंगे कि भारत किस तरह एक बड़े व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है, जहां सबको व्यापार करने का एक अवसर होगा। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन कंवलजीत के साथ दिल्ली से मैं अखिलेश सुमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे पर रवाना होने से ठीक पहले केंद्र सरकार ने भारतीय पासपोर्ट धारक अनिवासी भारतीयों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। भारतीय पासपोर्ट धारक अनिवासी भारतीयों को अब अपना आधार कार्ड बनवाने के लिए 180 दिन इंतजार नहीं करना होगा, बल्कि अब भारत पहुंचने पर अनिवासी भारतीय तुरंत प्रभाव से आधार कार्ड हासिल कर सकेंगे। शुक्रवार को केंद्र सरकार ने अनिवासी भारतीयों को तत्काल आधार कार्ड उपलब्ध कराने के संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। मंगोलिया ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत के प्रयासों को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने पर सहमति जताई है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी के लिए भी समर्थन को दोहराया है। मंगोलिया के राष्ट्रपति खाल्तमागिन बटुल्गा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से कल मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और मंगोलिया के राष्ट्रपति के बीच शिखर वार्ता के बाद अंतरिक्ष, आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग समेत 4 करार हुए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने के मंगोलिया के फैसले का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि इससे अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में
और जलवायु परिवर्तन से मुकाबले के लिए द्विपक्षीय भागीदारी मजबूत होगी। आतंकवाद के मुद्दे पर भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। मंगोलिया में भारत की $1 अरब की मदद से स्थापित की जा रही तेल रिफाइनरी दिसंबर 2022 तक तैयार कर ली जाएगी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस तेल शोधक संयंत्र में मंगोलिया की ईंधन की 3/4 जरूरत इसी से पूरी होने लगेगी। मंगोलिया के एक व्यवसायिक प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। Engineers India Limited, which is a public sector undertaking of my ministry, is providing engineering consultancy services for this prestigious refinery project in Mongolia. On completion of the project by December 2022, I understand it will meet about 3/4 of Mongolian requirement of petroleum products. A project of this magnitude will help develop ancillary industries related to refinery and pipeline operation. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की शुक्रवार को हुई बैठक में समुद्री नौकाओं का ईंधन, ग्राइंडर, इमली और कुछ विशेष किस्म के रक्षा उत्पादों पर भी जीएसटी में छूट दी गई। साथ ही जीएसटी परिषद ने विभिन्न उद्योगों को राहत देते हुए होटल और वाहन उद्योग जैसे कुछ क्षेत्रों को कर या उपकर में राहत देने का फैसला किया है। इसके विपरीत कैफीन वाले पेय पदार्थों और रेलगाड़ी के सवारी डिब्बे और वैगन पर जीएसटी का बोझ बढ़ाया गया है। नई दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी। जीएसटी परिषद ने 20 वस्तुओं और 12 सेवाओं पर कर की दरों में बदलाव किया है। परिषद ने स्लाइड फास्टनर्स जिप पर जीएसटी को 18 से घटाकर 12%, समुद्री नौकाओं के ईंधन पर 18% से 5%, पत्थर की चाक लगे वेट ग्राइंडर पर 12 की जगह 5%, सूखी इमली और दोने पत्तल पर जीएसटी को 5 से घटाकर 0 कर दिया है। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि हीरा, रूबी, पन्ना या नीलम को छोड़कर अन्य तराशे और पॉलिश किए गए अर्ध मूल्यवान रत्नों पर कर को 3 से घटाकर 0.25% कर दिया गया है। साथ ही भारत में नहीं बनने वाले कुछ विशेष किस्म के रक्षा उत्पादों को भी जीएसटी से छूट दी गई है। Slide fasteners, the zips as they say, have been reduced from 18 to 12%. Marine fuel 18 to 5%, 0.5% FO is added there. Then 12 to 5% on wet grinders consisting of stone as a grinder, 5% to nil on dried tamarind, plates and cups made of leaves, flowers, barks and so on, disposable and bio-friendly. 3% to 0.25% on cut and polished semi-precious stones. Cut and polished semi-precious stones. Applicable rate to 5%. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 1000 से ज्यादा और 7500 रुपए तक के होटल कमरों पर जीएसटी दर को 18% से घटाकर 12% किया गया है। वहीं 7500 रुपए से अधिक के होटल कमरों पर 28% की जगह 18% जीएसटी लगेगी। 1000 रुपए से कम के होटल कमरों पर कोई जीएसटी नहीं है। साथ ही जीएसटी परिषद ने 1500 सीसी के डीजल वाहनों और 1200 सीसी तक के पेट्रोल इंजन वाहनों पर 28% जीएसटी के साथ लगने वाले उपकर की दर को घटाकर 1 और 3% कर दिया है। इसके साथ शर्त यह है कि इन वाहनों की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा न हो और इनमें 9 व्यक्तियों की बैठने की जगह हो। परिषद ने 10 से 13 सीटों वाले वाहनों के लिए भी उपकर की दरें घटाकर इसी स्तर पर लाने की सिफारिश की है। अभी इन पर 15% की दर से उपकर लगता है। The hotel services have now effectively come under just 3 brackets. And also the second sort of related issue, to reduce the rate of GST on outdoor catering services other than in premises, having daily tariff of unit of accommodation of rupees 7,501 and more from present 18% with ITC. It will now be 5% without ITC. हालांकि जीएसटी परिषद ने रेलगाड़ी के सवारी डिब्बे और वैगन पर जीएसटी की दर को 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया है।
कैफीन वाले पेय पदार्थों पर जीएसटी की वर्तमान 18% की दर की जगह 28% की दर से टैक्स और 12% का अतिरिक्त उपकर लगाया गया है। बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि जीएसटी रिटर्न के प्रोसेस को आसान करने के लिए अधिकारियों की एक कमेटी गठित की जाएगी। इसके अलावा पैनल ने यह भी सुझाव दिया कि सीजीएसटी और यूजीएसटी कानून में कुछ बदलाव किए जाएं, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इससे पहले कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घरेलू कंपनियों और नई घरेलू विनिर्माण कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की घोषणा की। नए ऐलान के बाद घरेलू कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स की प्रभावी दरें 25.17% हो जाएंगी। इस दर में सभी तरह के सरचार्ज और सेस शामिल हैं, जबकि पहले यह दर 35% थी। वहीं अगर घरेलू कंपनियां सरकार से किसी तरह का प्रोत्साहन या रियायत नहीं लेती तो उन्हें सिर्फ 22% कॉर्पोरेट टैक्स ही देना होगा। साथ ही ऐसी कंपनियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर भी नहीं देना होगा। इसके लिए सरकार ने चालू वित्त वर्ष से आयकर अधिनियम में नए प्रावधान जोड़े हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की घोषणा का स्वागत करते हुए वित्त मंत्रालय के फैसले को ऐतिहासिक बताया है। कंपनी कर में कटौती के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि वित्त मंत्रालय के इस फैसले से मेक इन इंडिया अभियान को प्रोत्साहन मिलेगा और दुनिया भर से निजी निवेश को आकर्षित करेगा। प्रधानमंत्री ने लिखा कि यह फैसला निजी क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा में सुधार करेगा, जिससे रोजगार के मौके पैदा होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने यह भी लिखा कि पिछले कुछ हफ्तों में हुई घोषणाओं से यह स्पष्ट है कि केंद्र सरकार भारत को कारोबार करने के लिहाज से ज्यादा बेहतर बनाने, समाज के सभी वर्गों के लिए अवसरों को बढ़ावा देने और भारत को 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस फैसले की सराहना की। ट्विटर पर अमित शाह ने लिखा कि कॉर्पोरेट टैक्स को कम करने की मांग काफी समय से की जा रही थी, जो अब हकीकत में बदल गई है। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को प्रोत्साहित करने के लिए पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर सरदार पटेल राष्ट्रीय सम्मान शुरू करने का ऐलान किया है। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता सम्मान देश की एकता और अखंडता में योगदान देने वाले संस्थानों और व्यक्तियों को दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल दिसंबर में गुजरात के केवड़िया में आयोजित पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के वार्षिक सम्मेलन में इस सम्मान की घोषणा की थी। गृह मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार भारत का कोई भी नागरिक या संस्थान इस सम्मान के लिए धर्म, संप्रदाय, जाति, लिंग, जन्म स्थान, रोजगार के आधार पर बिना किसी भेदभाव के इसके लिए योग्य है। अधिसूचना में कहा गया है कि सम्मान पाने वालों के नाम भारत के राजपत्र में प्रकाशित होंगे और राष्ट्रपति के निर्देश के अनुसार सम्मान पाने वाले सभी लोगों के नामों की सूची रखी जाएगी। ये सम्मान कमल के पत्ते के आकार का होगा। इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 और 2 सेंटीमीटर और मोटाई 4 मिलीमीटर होगी। राष्ट्रपति को इस सम्मान को वापस लेने, देने से इनकार करने और उसे रद्द करने का अधिकार भी होगा। 2 अक्टूबर को देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाएगा। इस मौके पर संसद भवन में भी खास कार्यक्रम का आयोजन होगा। लोकसभा की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक 2 अक्टूबर को संसद भवन परिसर में गांधी जी की प्रतिमा के पास सुबह 9 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और आयोजक होंगे। इस दौरान दोनों सदनों के सांसद भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान सूत काटने के चरखे का भी प्रदर्शन होगा और गांधी जी की मनपसंद रामधुन और भजन भी गाए जाएंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को व्यापक रूप से मनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बीच आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इस सिलसिले में पार्टी के सांसदों और पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। अमित शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सांसदों और अन्य नेताओं के साथ चर्चा करेंगे और इस उद्देश्य के लिए योजना का खाका भी प्रस्तुत करेंगे। महाराष्ट्र और हरियाणा में आज विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग ने आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इस दौरान दोनों राज्यों के चुनाव तारीखों की घोषणा होने की उम्मीद है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र दौरे से लौटने के बाद कल एक समीक्षा बैठक भी की। हरियाणा में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 2 नवंबर को, जबकि महाराष्ट्र में विधानसभा का कार्यकाल 9 नवंबर को खत्म हो रहा है। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें और महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं।
ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं हमारे संवाददाता पंचनन मिश्रा। पंचनन, महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा के लिए चुनाव की तारीखों का आज ऐलान संभव है और ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि दिवाली से पहले ही दोनों राज्यों में चुनाव कराए जा सकते हैं। क्या ये मुमकिन हो पाएगा? इसे लेकर जानकारी ज्यादा क्या है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, जब काफी दिनों से कयास लग रहे थे क्योंकि पिछली बार जो है तारीखों का ऐलान अब तक हो चुका था और ये जो दिवाली से पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, तो इस तरह से इस बार भी तारीखों का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है करीब 12 बजे चुनाव आयोग ने। तो उम्मीद यही है कि हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा के लिए तारीखों का ऐलान इसमें होगा। और जैसा कि पिछली बार हुआ था कि एक चरण में यहाँ चुनाव कराए गए थे और इस बार भी चुनाव एक चरण में कराए जाएंगे और दिवाली के पहले ये चुनाव कराए जाने की उम्मीद है। और जैसा कि आपको पता ही है कि पिछली बार चुनाव महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना अलग अलग लड़ी थी, इस बार गठबंधन बनाने की कोशिश हो रही है और दोनों जगहों पर बीजेपी की जो गठबंधन सरकार है। तो इस बार अब देखना होगा कि क्या इस चुनाव के ऐलान के बाद महाराष्ट्र में इस गठबंधन को लेकर कोई हलचल होती है। लेकिन फिलहाल आज का यही है कि दो राज्यों में, हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंचनन, इस बातचीत के लिए, इस जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने का भारत का फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिनलैंड की अपनी यात्रा के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि वैश्विक आतंकवाद का केंद्र भारत के पड़ोस में है। जयशंकर ने फिनिश इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में भारत और विश्व, भारतीय विदेश नीति की प्राथमिकताएं विषय को संबोधित करते हुए परोक्ष रूप से पाकिस्तान का हवाला देते हुए कहा कि भारत एक मुश्किल पड़ोस में रहता है। अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री ने फिनलैंड के शीर्ष नेतृत्व के साथ आतंकवाद के मुद्दे पर लंबी चर्चा की। एस जयशंकर ने ट्वीट किया कि फिनलैंड के प्रधानमंत्री एंटी रिने के साथ अच्छी बातचीत हुई है। हमारी सरकार के सामाजिक कार्यक्रमों में उन्होंने गहरी रुचि जताई। विदेश मंत्री ने फिनलैंड के अपने समकक्ष पेक्का हाविस्तो के साथ भी द्विपक्षीय मुद्दों पर सार्थक चर्चा की। अपने दौरे के दौरान विदेश मंत्री ने हेलसिंकी में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण भी किया। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने ये प्रतिमा फिनलैंड को प्रदान की है। इसे नामी भारतीय मूर्तिकार गौतम पाल ने बनाया है। आईआरसीटीसी की तेजस एक्सप्रेस में लखनऊ से दिल्ली के टिकट की कीमत एसी चेयर कार के लिए 1125 रुपए और एग्जीक्यूटिव चेयर कार के लिए 2310 रुपए होगी। दिल्ली से लखनऊ की यात्रा के लिए एसी चेयर कार का टिकट 1280 रुपए का होगा, जबकि एग्जीक्यूटिव चेयर कार के लिए 2450 रुपए खर्च करने होंगे। पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस लखनऊ से दिल्ली के बीच 4 अक्टूबर को चलेगी। बात खेलों की करते हैं। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय बॉक्सर अमित पंघाल ने फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया। अमित पंघाल का मुकाबला आज उज्बेकिस्तान के शाखोबिदिन जोइरोव से होगा। अमित चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बॉक्सर बन गए हैं। उन्होंने 52 किलोग्राम के सेमीफाइनल मुकाबले में कजाकिस्तान के साकिन बिबिसोनोव को 3-2 से मात देकर कमाल किया। भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के 65 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। बजरंग पूनिया ने ब्रॉन्ज मेडल के मुकाबले में मंगोलिया के तुल्गा ओचुर को 8-7 से मात देकर अपना कल कुल तीसरा पदक हासिल किया है। पहलवान रवि दहिया ने भी कांस्य पदक जीता। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन पर चर्चा कर रही है और इसी को लेकर संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए जहां दुनिया भर के नेता इकट्ठा हो रहे हैं, वहीं इसी कड़ी में एक नया नाम जुड़ा है 16 साल की कम उम्र की स्वीडिश पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थर्नबर्ग का। ग्रेटा की अगुवाई में दुनिया भर के लाखों छात्र एक साथ जलवायु परिवर्तन पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन छात्रों ने एक दिन स्कूल न जाकर इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने का निर्णय लिया है। छात्रों ने इस प्रदर्शन का नाम फ्राइडे फॉर फ्यूचर रखा है। न्यूयॉर्क प्रशासन ने लगभग 11 लाख बच्चों को इस प्रदर्शन से जुड़ने की अनुमति दी है। दरअसल 23 सितंबर को होने वाले संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन में ग्रेटा को विशेष वक्ता के तौर पर बुलाया गया है। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। जाते जाते एक नजर डालिए देश भर में मौसम के हाल पर और ब्रेक के बाद आप देख सकते हैं ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार।